हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी ज्ञान में। आज हम 12th क्लास इकोनॉमिक्स का 4 चैप्टर आय और रोजगार का निर्धारण पढ़ने वाले हैं। इसमें आज हमारा फाइनल टॉपिक आ गया है आय और रोजगार तथा उत्पादन का निर्धारण किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से किया जाता है। तो जो आय रोजगार तथा उत्पादन के निर्धारण के लिए दो महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है इसे ज्ञात करने के लिए। पहला है AD=AS दृष्टिकोण, यानी कि एग्रीगेट डिमांड तथा एग्रीगेट सप्लाई। दूसरा S=I दृष्टिकोण, यानी कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट जब बराबर हो जाते हैं तब। तो हम लोग पहला देखते हैं समग्र मांग समग्र पूर्ति दृष्टिकोण क्या है, यानी कि AD=A दृष्टिकोण। तो प्रोफेसर केल्स के अनुसार जो है वह आय रोजगार तथा उत्पादन के निर्धारण जो है वह समग्र मांग और समग्र पूर्ति के आपस में बराबर होने के समय किया जाता है उसके अनुसार, यानी कि दैट इज AD=AS जिस बिंदु पर होगा वहीं पर आय रोजगार तथा उत्पादन का निर्धारण। तो इस चित्र में आप देख सकते हैं आय रोजगार तथा उत्पादन का निर्धारण। यहाँ पे देख सकते हैं AS और AD को लिया गया वाई अक्ष में, AD और AS यहाँ पे है वाई अक्ष में। एक्स अक्ष में वाई यानी कि इनकम को रखा गया और GDP को रखा गया, इनकम तथा GDP को, देश की GDP। तो यहाँ देख सकते हैं यह AS का रेखा जो कि 45 डिग्री का कोण बनाते हुए ऊपर की ओर जाती है। तो AS का रेखा हो गया यहाँ, यह AS का रेखा हो गया। अब हम लोग AD का रेखा देखते हैं, यह AD का रेखा। तो इस बिंदु पर यहाँ संतुलन हुआ, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था यहाँ पर संतुलित हुआ, तो यहीं पे आय रोजगार तथा उत्पादन का निर्धारण हो गया। Y= इनकम आय का, E एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार का, O यानी कि आउटपुट यानी कि उत्पादन का निर्धारण किया गया इस बिंदु पर। ये जब संतुलन हो गया E बिंदु पर, तो अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था में AD बढ़ जाती है, यानी कि यहाँ AD को अगर बढ़ा दिया गया किसी भी देश में इतना, तो जो आय रोजगार उत्पादन का निर्धारण होगा वह अधिक हो जाएगा। और अगर किसी देश में जो आय रोजगार उत्पादन की घटा दिया गया दर, यहाँ पे देखो कम कर दिया गया, तो संतुलन यहाँ होगा, जहाँ पे कटेगा वहाँ संतुलन होगा, तो फिर उत्पादन आय रोजगार का जो निर्धारण है वह कम हो जाएगा। तो इस तरह का ग्राफ होता है। यहाँ देख सकते हैं जब समग्र मांग समग्र पूर्ति बिंदु जो E पर बराबर होता है तो राष्ट्रीय आय के संतुलन का निर्धारण के साथ साथ रोजगार उत्पादन का भी निर्धारण होता है, यानी कि यहाँ पे संतुलन हुआ था E बिंदु पे, तो यहीं आय रोजगार तथा उत्पादन का निर्धारण कर दिया गया किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में। हमारा दूसरा दृष्टिकोण है आय रोजगार तथा उत्पादन का निर्धारण करने का बचत निवेश दृष्टिकोण, यानी कि सेविंग इन्वेस्टमेंट दृष्टिकोण, S=I वाला। तो जब बचत और निवेश जो है वो आपस में बराबर होते हैं तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आय रोजगार तथा उत्पादन का निर्धारण हो जाता है, यानी कि S बड़ा होगा E से तो आय रोजगार का निर्धारण हो जाएगा। अगर S सेविंग छोटा होगा E से तो आय रोजगार का निर्धारण कम होगा। तो यहाँ देख सकते हैं यह I हमारा हो गया ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, यह हमारा सेविंग हो गया जो कि नेगेटिव से हमेशा प्रारंभ होता है, नेगेटिव से यह स्टार्ट होता है हमेशा नेगेटिव। तो जहाँ पे यह दोनों संतुलन हुआ वहीं पे किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का आय रोजगार तथा उत्पादन का निर्धारण कर दिया गया। इस तरह यह कार्य करता है। यहाँ एक टॉपिक है कि अर्थव्यवस्था सदा पूर्ण व रोजगार की स्थिति में रहता है, तो यह J.B. किन्स के द्वारा कहा गया था। और J.B. किन्स के अनुसार जो है वह पूर्ति अपनी मांग को स्वयं उत्पन्न करती है। और से का बाजार नियम जो प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत पर आधारित है, वे एक फ्रांसीसी अर्थशास्त्री थे जिन्होंने बाजार नियम को 19वीं शताब्दी में प्रतिपादित किया और जिसे से का बाजार नियम के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग आगे देखते हैं से का बाजार नियम क्या। तो अब हम लोग देख लेते हैं से का बाजार नियम। तो पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है, यह कहा गया था बाजार नियम के अंतर्गत, अर्थात उत्पादन के प्रत्येक क्रिया से आय सृजित होती है और जो है वह मांग उत्पन्न होती है जिससे समस्त उत्पादन बिक जाते हैं। से की बाजार नियम की कुछ आलोचनाएं भी की गई अर्थशास्त्रियों द्वारा। तो देख सकते हैं पहला अवास्तविक मान्यताएं, दूसरा पूर्ति स्वयं मांग को उत्पन्न नहीं करती है, यह किन्स के द्वारा कहा गया था। तीसरा है दीर्घकालीन संतुलन की मान्यता गलत मानी गई। चौथा सारे बचत विनियोग होना जरूरी नहीं हो सकता है। पांचवा मजदूरी कटौती से रोजगार नहीं बढ़ता है। और छठा मुद्रा तटस्थ नहीं हो सकती है,
यानी कि मुद्रा गतिशील होती है। अब अगला हमारा टॉपिक है समता बिंदु, यानी कि जो संतुलन बिंदु है वह क्या है। तो समता बिंदु से तात्पर्य आय के स्तर में उस बिंदु से है जिन बिंदुओं पर उपभोग और जो आय है वह समग्र मांग और समग्र पूर्ति आपस में बराबर हो जाते हैं। लोचशील कीमत, लोचशील ब्याज दर, लोचशील मजदूरी के कारण जो है वह अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार संतुलन की अवस्था स्थापित हो जाती है। और आय तथा रोजगार के निर्धारण के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार किसी भी अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय के अंतर्गत आय तथा रोजगार का निर्धारण उसी स्तर पर होता है जहां समग्र मांग और समग्र पूर्ति बराबर होते हैं और ऐसी स्थिति में बचत और निवेश भी बराबर हो जाते हैं। वहीं पे समता बिंदु निर्धारित होता है। अगला टॉपिक है निवेश गुणक, यानी कि निवेश गुणक क्या है। तो निवेश में परिवर्तन के फलस्वरूप आय में परिवर्तन के अनुपात को ही निवेश गुणक कहते हैं और इसे अंग्रेजी अक्षर के छोटा के द्वारा दिखाया जाता है और एमपीसी और के में धनात्मक संबंध पाया जाता है। यहाँ देख सकते हैं के इंटू चेंज इन आई इज इक्वल टू होता है वह चेंज इन वाई के बराबर होता है। यानी कि के निकाले अगर हम के इज इक्वल टू तो चेंज इन वाई डिवाइड बाई चेंज इन आई होता है। यहाँ देख सकते हैं के इज इक्वल टू होता है 1 डिवाइड बाई 1 माइनस एम पी सी, और अगर इसे और करें तो के इज इक्वल टू 1 बाई एम पी सी हो जाएगा और के इज इक्वल टू 1 बाई एस भी हो जाएगा, एम पी एस यानी कि एस छोटा एस। तो जो एक होता है वह एक से बड़ा होता है के, एक से छोटा होता है के और इन्फिनाइट से बड़ा होता है। तो इस तरह निवेश गुणक देख लिए। आगे टॉपिक है किन्स के अनुसार। यहाँ किन्स होगा, किन्स के रोजगार सिद्धांत में जो गुणक है उसका विशेष महत्व दिया गया और प्रोफेसर इसका विश्वास था प्रोफेसर का कि विनियोग में वृद्धि करके आय में कई गुना वृद्धि किया जा सकता है। गुणक का आकार जो होता है वह गुणक वह सदैव होता है एमपीसी पर निर्भर करता है। यानी कि गुणक यानी कि के इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 माइनस एम पी सी होता है। अगर इसे के इज इक्वल टू करें तो 1 माइनस एम पी एस आ गया। तो एस कैसे आया, तो 1 माइनस जो होता है एम पी सी 1 माइनस एम पी सी वह होता है एम पी एस के बराबर, क्योंकि पिछले में देखे होंगे आप कि एम पी सी प्लस एम पी एस एस इज इक्वल टू 1 होता था। तो इसे और छोटा अगर करें तो के इज इक्वल टू 1 बाई एस स्मॉल एस, एम पी एस को एस से भी दिखाया जाता है। एम पी एस होता है उसे एस से दिखाया जाता है, छोटा एस से। इसलिए तो एम पी सी अगर जीरो हम लोग लेते हैं तो जीरो बैठाएंगे, के इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 माइनस जीरो, तो 1 बाई 1 यानी कि के 1 आ जाएगा। अगर एम पी सी एक बैठा तो के इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 माइनस एक होगा इज इक्वल टू 1 बाई जीरो हो जाएगा और इन्फिनाइट हो जाएगा यार। तो यहाँ पे सीधा संबंध पाया जाता है। आगे यहाँ बात करें अगर गुणक और एमपीसी के बीच सीधा संबंध पाया जाता है। अगर एमपीसी अधिक होगा तो के भी यानी कि गुणक अधिक होगा, एमपीसी कम होगा तो गुणक भी कम होगा। परंतु जो है गुणक और एमपीएस के बीच विपरीत संबंध पाया जाता है। एमपीसी अधिक होगा तो गुणक कम होगा, एमपीएस अगर अधिक होगा तो गुणक कम होगा, एमपीएस कम होगा तो गुणक अधिक होगा। अब गुणक प्रक्रिया हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो इस प्रक्रिया के अंतर्गत निवेश में परिवर्तन के फलस्वरूप आय में परिवर्तन होता है, जिससे उपभोग में भी परिवर्तन होता है और परिणाम स्वरूप एक बार पुनः आय में परिवर्तन होता है, फिर गुणक में प्रक्रिया चलते रहता है। यानी कि आय में परिवर्तन हुआ यानी कि इन्वेस्टमेंट में तो आय में परिवर्तन हुआ, फिर कंजम्पशन में परिवर्तन हुआ, फिर इनकम में परिवर्तन हुआ, फिर इन्वेस्टमेंट, फिर कंजम्पशन, इस तरह यह प्रक्रिया चलते रहता है। तो इस तरह यह टॉपिक समाप्त हुआ।